मैं डॉक्टर आर.एस. लुका, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, आज पुनः आपके समक्ष अपना वीडियो लेक्चर लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज का ये वीडियो लेक्चर एमएससी 4th सेम के पेपर 4th प्लांट पैथोलॉजी से लिया गया है और आज मैं आप लोगों को पीज या मटर में होने वाले डिजीज़ेस के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे रस्ट ऑफ पी, जिसमें सिनॉप्सिस में हम देखेंगे। सिनॉप्सिस में जो है इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, इटियोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, disease cycle and favorable environment, and last disease management. रस्ट ऑफ पी, ये मटर का ये रोग संसार के अनेक देशों के साथ साथ भारत में भी पाया जाता है और इस रोग से मटर की फसल को काफ़ी हानि होती है। रोग की व्यापकता से मटर के पौधों के तने विकृत और नेक्रोटिक हो जाते हैं और प्रायः पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। यदि हम इस डिजीज़ के सिम्टम देखते हैं तो इस रोग के लक्षण पौधों पर जनवरी से मार्च तक प्रकट होते हैं, परंतु कभी कभी दिसंबर में भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले विशिष्ट रोग लक्षण फरवरी माह अथवा इसके बाद दिखाई देते हैं और पत्तियों, पर्णवृंतों, टेंड्रिल्स, स्टेम, पॉट्स इत्यादि पर एसिया या एसिडिया के रूप में लक्षण प्रकट होते हैं। पिग्निया कुछ अस्पष्ट होते हैं तथा कवक की सभी बीजाणु अवस्थाएं होस्ट के प्रत्येक हरे भाग पर दिखलाई देते हैं। पॉट्स पर भी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ईशियम अवस्था के बनने से पहले पौधों के हरे भाग पर हल्का पीलापन उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाता है। इन पीले धब्बों पर ईशियम गोल अथवा लंबे गुच्छों में पाया जाता है और यही रोग के सर्वप्रथम लक्षण होते हैं। यूरिडोस्पोर्स पत्ती के दोनों सतहों के साथ साथ अन्य हरे भागों पर भी विकसित होते हैं। यह छोटे अंडाकार या गोल आकृति के और चूर्ण की तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं। जब संक्रमण बहुत उग्र होता है तब पत्ती के ऊपर बहुत अधिक संख्या में ये बनकर बहुत बड़े क्षेत्र को ढक लेते हैं, जिससे पत्ती मैच्योर होने से पहले ही मुरझाकर नीचे गिर जाती है। फसल के पकने पर गहरे भूरे अथवा काले रंग के टीलियोपिस्टुल्स पत्तियों एवं तने पर बनते हैं। यह पत्तियों पर कहीं कहीं बिखरे हुए और उसी पुंज में उसी कवक जाल से बनते हैं, जिससे यूरिडिनम डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजी एंड life cycle. The pathogen or causal organism is Euromyces fabi. इस डिजीज़ का सिस्टमेटिक पोजीशन है किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास पक्सिनियोमाइसिटिस, ऑर्डर पक्सिनियल्स, फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस Euromyces and species Fabi. This rust is autoecious, completing its life cycle on peas. मतलब ये ऑटोशियस प्लांट होता है और केवल लीफ अपना लाइफ साइकिल जो है वो पी के प्लांट पर कंप्लीट करता है। The acia appear first on the under surface of the leaves and on the stem and petiole, where the spermogonia also occur mixed with acia.
यूरोमाइसिस पीसी मैक्रोसाइक्लिक और हेटेरोशियस होता है। इसकी यूरोमाइसिस की एक दूसरी स्पीशीज़ है यूरोमाइसिस पीसी या पाइसी जिसको हम बोलते हैं, जबकि यूरोमाइसिस फेबी ऑटोशियस स्पीशीज़ होता है। इंडिया में यूरोमाइसिस फेबी ही सबसे ज़्यादा मटर में और लेंटिल में अधिक मिलते हैं। इसका हम देखेंगे एसियोस्पोर्स, यूरोडियल स्टेज, टिलियोस्पोर्स जो है वो किस तरह का होता है। एशियम की पेरिडियम छोटी, सफ़ेद और प्यालेनुमा होती है। एसियोस्पोर्स गोल, इलिप्टिकल, येलो ब्राउन, 14 to 22 म्यू इन डायमीटर एंड वार्टी सेल वॉल होती है। यूरिडियल स्टेज एक मौसम में अनेक बार बनती है, जो लाइट ब्राउन, इलिप्टिकल इन शेप एंड मेजरिंग 20 to 30 into 18 to 26 म्यू विथ 3 to 4 germpore इसमें होते हैं। The teliospores are subglobose to ovate, thick-walled with flattened apex, single-celled, pedicellate, measuring 25 to 38 into 18 to 27 म्यू चौड़े ये होते हैं। ये टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करके 4 सेल्ड वाला बेसिडिया बनाता है, जिस पर 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। जैसे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो टीलियोस्पोर्स है वो जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके ये 4 बेसिडिया बनाता है, जिस पर बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। विदेशों में इस रस्ट की अब तक 3 फिजियोलॉजिकल रेसेस ज्ञात हो चुकी हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसके कोई अन्य रेसेस जो हैं वो ज्ञात नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल ऑफ रस्ट ऑफ पीज। यह रस्ट फंजाई पी की फसल पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कुछ अन्य पौधों जैसे कि ब्रॉड बीन्स, लेंटिल, स्वीट पी, लिथाइरस, इन सब पौधों पर भी यूरिडियल और टीलियल स्टेज पाए जाते हैं। इनमें से अनेक फसलें पूरे वर्ष भर उगाई जाती हैं, अतः इस फंगस को बढ़ने और एक मौसम से दूसरे मौसम में उत्पन्न होने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसको होस्ट मिलता है और वर्ष भर ये जो क्रॉप हैं वो उगाए जाते हैं, इसलिए कोई ना कोई होस्ट इस पैथोजन को मिल ही जाता है। साउथ इंडिया में यह रस्ट अपनी टीलियल स्टेज में सर्वाइवल करता है और टीलियोस्पोर्स पौधों के रोगग्रस्त अवशेषों के साथ भूमि में पड़े रहते हैं और सीड के साथ ये चिपके रहते हैं, और जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये फसल को संक्रमित कर देते हैं। इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है। यह रोग नम जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक उग्रता से उत्पन्न होते हैं। 17 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने वाले इन्फेक्शन से एसियोस्पोर्स के द्वारा सेकेंडरी एसियम बनता है, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूरिडियम बनते हैं। फसल कटने के 6 सप्ताह तक एसियोस्पोर्स जो है वो जीवित रह सकता है और यूरिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अनुकूलतम तापमान इसके लिए होता है, जबकि 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका जर्मिनेशन जो है वो नहीं होता है। मतलब बहुत कम तापमान यदि इसको मिलता है तो ये सरवाइव कर जाते हैं, और थोड़ा सा भी तापमान यदि बढ़ जाता है तो इनके स्पोर्स में जर्मिनेशन जो है वो नहीं होता है। टीलियोस्पोर्स 12 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं।
क्योंकि इस रोकथाम के लिए ये डिजीज़ का मैनेजमेंट करना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए सदैव प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं उनको उखाड़ करके जला देना चाहिए। एक ही खेत में मटर को कम से कम 3 वर्ष के बाद जो है वो बोना चाहिए, कंटिन्यू जो है नहीं बोना चाहिए। फिर कुछ फंगिसाइड्स होते हैं जैसे कि एग्रोसन जीएन या थायरम, ये इनको 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उपचारित करना चाहिए बीजों को। फिर बेलीटोन और कैलिसिन जो केमिकल है इनका छिड़काव करना चाहिए और रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो करना चाहिए जैसे कि DMR 11, हंस, ये सब कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी हैं। अतः हमको डिजीज़ का मैनेजमेंट करके हम रस्ट डिजीज़ से पी को कुछ हद तक बचा सकते हैं। सेकेंड डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है वो हम देखते हैं कि न केवल रस्ट लेकिन डाउनी मिल्ड्यू के द्वारा भी पीज में बहुत अधिक संक्रमण हमको देखने को मिलता है। और पाइसियम सटाइवम का यह रोग संसार के लगभग उन सभी देशों में अधिक मिलता है जहाँ पर मौसम कुछ ठंडा या कोहरा जहाँ पर होता है, कोहरा युक्त स्थान होता है, वहाँ पर ये डिजीज़ जो है वो बहुत संक्रमण फैलाने का काम करती है पीस के ऊपर में। फिर भारत में यह रोग उन सभी राज्यों में पाया जाता है जहाँ पर मटर की खेती होती है। यह रोग इंडो गैंगेटिक प्लेन और पंजाब में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। मौसम की अनुकूलता ही इस रोग की व्यापकता का मुख्य कारण होता है, किंतु इसके द्वारा फसल की अधिक हानि उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं देखी गई है। मटर के अलावा ये पाइसम अरवेंस और विसिया हिर्सुटा, लिथाइरस सटाइवस, लेंस एस्कुलेंटस और एक वीड होता है ट्राइगोनेला पोलीसेरेटा करके, इन पर भी इस डिजीज़ का संक्रमण जो है वो देखा गया है। इसके जो सिम्टम हैं, इस रोग के लक्षण जो हैं वो यंग प्लांट पर उस समय प्रकट होते हैं जब उनमें तीसरी या चौथे पत्तियां जो हैं वो निकल आती हैं। जैसे ही सीडलिंग होता है और 3rd और 4th नंबर की जब लीव्स निकलती है उसी समय ही इन्फेक्शन हमको यंग प्लांट पर देखने को मिलता है। और सबसे पहले लीव्स और जो स्टिप्यूल्स हैं उनकी ऊपरी सतह पर क्लोरोसिस के कारण पीले से लेकर के भूरे धब्बे बनने लगते हैं जो इरेगुलर साइज के और स्केटर्ड होते हैं, बिखरे हुए लीव्स पर हमको ये बिखरे हुए जो है वो दिखाई देते हैं। पहले ये धब्बे लीव्स के लोअर सरफेस पर बनते हैं और बाद में पत्तियों के अपर सरफेस पर फैल जाते हैं। इन धब्बों का आकार छोटा भी हो सकता है। यह पत्ती के लेमिना के काफ़ी बड़े अंश पर या भाग पर बन सकते हैं, मतलब लेमिना के बहुत अधिक भाग को ये कवर कर सकते हैं। जिस स्थान पर ये धब्बे बनते हैं वहाँ पत्ती के लोअर सरफेस पर फ्लफ़ी स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्लफ़ी मीन्स जैसे फुंसी हो जाती है उस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है और रोए जैसे सफ़ेद या ग्रेइश वायलेट रंग की रोमिल ग्रोथ से भी पत्ती जो है वो ढक जाती है। रोग के बढ़ने के साथ ही पत्तियों के प्रभावित जो टिश्यू होते हैं वो ब्राउनिश ग्रे होकर के सूख जाते हैं और पत्तियां परिपक्व होने से पहले ही झड़ जाती हैं। यह वृद्धि कर रहे यंग स्टेम में भी या जो यंग स्टेम होता है, तना होता है, इनमें भी सिस्टमेटिक इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। इस अवस्था में ये पौधे जो हैं वो बहुत विकृत हो जाते हैं और विकृत होने के साथ साथ में पौधा स्टंटेड भी जो है वो हो जाता है। तो ये सब डिजीज़ के सिम्टम्स जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसका जो डिजीज़ साइकिल हम ये डायग्राम में ही हम देख रहे हैं कि ये जो डिजीज़ के जो साइकिल है कि किस तरह से ये डिजीज़ जो है वो पी के पौधे पर या पत्तियों को संक्रमित जो है वो करता है।
तो यह रस्ट फंजाई जो है वो पी की फसल पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और कुछ अन्य पौधे भी हैं, अभी ही मैंने बताया कि ये ब्राउन बीन्स वगैरह पर भी जो है वो हमको दिखाई देता है। तो ये मैंने अभी बताया कि ये ग्रोइंग जो स्टेम होता है उस पर भी ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। और इसके साथ साथ में फलियों के ऊपर भी इसका प्रभाव जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। और इन पर रोग के लक्षण उस समय दिखाई देते हैं जब पॉड जो है वो कच्ची हरी और चपटी होती है ना। उस कंडीशन में ये डिजीज़ के सिम्टम पॉड्स पे हमको दिखाई देते हैं। और फलियों के दोनों ओर की सतहों पर फीके हरे और कम या अधिक इलिप्टिकल दानों के रूप में ये धब्बे जो हैं वो बनते हैं। फिर फलियों के डॉर्सल जो सूचर्स के साथ साथ में अपेक्षाकृत अधिक इरेगुलर जो धब्बे हैं और इलांगेटेड लेसन्स भी जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और इन दागों के नीचे में फलियों के भीतर उभरे हुए सफ़ेद लेसन्स भी जो हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डाउनी मिल्ड्यू है ये ना केवल पत्तियों पर लेकिन पॉड्स पर भी संक्रमण फैलाने का काम करता है। फिर अब ये पॉड पर धीरे धीरे ये लेसन्स जो हैं वो हल्के हरे रंग से ये धीरे धीरे चमकीले भूरे रंग के हो जाते हैं। और इस लेसन्स के नीचे वाले बीज जो हैं वो छोटे रह जाते हैं और सीड जो हैं वो भी भूरे कलर के हो जाते हैं। फिर जो कॉटनी ग्रोथ होता है वो फलियों पर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन लीव्स पर या लीव्स की लोअर सरफेस पर ये कॉटनी स्ट्रक्चर जो है इन्फेक्शन के दौरान हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका हम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी का इटियोलॉजी और उसका लाइफ साइकिल यदि हम देखते हैं तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका वो पर्नोस्पोरा पाइसी होता है। पर्नोस्पोरा पाइसी के द्वारा डाउनी मिल्ड्यू पीज में या मटर में देखने को मिलता है, जिसका सिस्टमेटिक पोजीशन है डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास उमाइसिटीज, ऑर्डर पर्नोस्पोरेलिस, फैमिली पर्नोस्पोरेसी, जीनस पर्नोस्पोरा, स्पीशीज जो है वो पाइसी है। ये डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि डायग्राम के नीचे में इसका सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। उतना क्लियर नहीं है, मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत आती है फोटोग्राफ लेने के लिए या इसमें डालने के लिए, इसलिए, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। पर्नोस्पोरा पाइसी को हम पर्नोस्पोरा वाइसी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पर्नोस्पोरा वाइसी जो है वो पर्नोस्पोरा पाइसी से थोड़ा सा अलग जो है वो होता है, लेकिन ये जो पर्नोस्पोरा पाइसी है जो कि मटर में विशेष तौर पर इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, यह अविकल्पी परजीवी कवक होता है। और इसका जो माइसीलियम होता है वो हाइलाइन, एसेप्टेड, सिनोसिटिक और वेल ब्रांच्ड होता है। और इंटरसेलुलर माइसीलियम इसमें हमको दिखाई देते हैं। ये होस्ट सेल से पोषक पदार्थों को हॉस्टोरिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। इनके माइसीलियम में हॉस्टोरिया जो सेल्स के भीतर में हॉस्टोरिया का भी फॉर्मेशन होता है। और ये हॉस्टोरिया जो है वो फिंगर लाइक या ब्रांच्ड जो है वो हो सकते हैं और इन्हीं की सहायता से ये होस्ट टिश्यू के भीतर से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने का काम करता है। फिर कोनिडियोफोर्स अराइजेस फ्रॉम द स्टेट intercellular mycelium through the stomata and bear the conidia. Conidiophore are hyaline, non-septate, long and thin होते हैं। तो ये जो इसका कोनिडियोफोर होता है, जैसे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कोनिडियोफोर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है। अब कोनिडियोफोर जो है वो लीफ के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा के थ्रू गुच्छों में बाहर निकलता है। और इसका साइज़ जो होता है कोनिडियोफोर का वो 400 to 700 into 9 to 11 μm व्यास का ये होता है। कोनिडियोफोर का टिप
बाइफर्केटेड या डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। हम डायग्राम में हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, यदि हम ध्यान से देखते हैं कि कोनिडियोफोर का जो टिप होता है वो इस तरह से बाइफर्केटेड होता है और उसका जो एंड होता है या उसकी अंतिम जो शाखाएं होती हैं ऊपर की ओर वो नुकीली होती हैं और उभार की भांति एक दूसरे के बीच में अधिक कोण जो है वो बनाती है। मतलब इस तरह से बाइफर्केटेड हो जाता है और उसके टिप पर जो है वो कोनिडिया जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से जब कोनिडियोफोर का टिप जो है वो बाइफर्केटेड हो जाता है तब ये कंडीशन जो है उसका टिप जो है वो स्टेरिगमेटा कहलाता है और यदि हम सिंगुलर फॉर्म में इसको बोलेंगे तो वो स्टेरिग्मा कहलाता है। अब प्रत्येक स्टेरिग्मा के सिरे के फूलने से एक कोनिडियम बनता है और ये कोनिडियम जो है वो यूनिसेलुलर, हाईलाइन, थिन वॉल्ड, इलिप्टिकल और कभी कभी हल्के पीले या हल्के बैंगनी नीले रंग के दिखाई देते हैं और इनका साइज़ जो है वो 22 टू 27 इंटू 15 टू 19 म्यूएम होता है। ये कोनिडियम कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं और ये देखा गया है कि ये जो स्टेरिगमेटा होता है वो जल में घुलनशील होते हैं और जैसे ही पानी उनको मिलता है तो ये स्टेरिगमेटा जो है वो घुलनशील घुल जाते हैं पानी में, जिससे मैच्योर कोनिडिया जो है वो इससे अलग हो जाते हैं। अब ये जो कोनिडियम है वो होस्ट की पत्ती पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने से शीघ्रता से ये कोनिडिया जो है वो जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेट करते हैं, जो कि पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा फिर से संक्रमण करके नया माइसीलियम जो है वो बनाने का काम करती है। तो और इसमें इस तरह से कोनिडिया के द्वारा इन्फेक्शन जो है वो फैलता है और जब मौसम का अंत होता है तब रोगग्रस्त पुरानी और मुरझाई हुई या जो सूखी पत्तियां हैं उनके उत्तकों में या फलियों के उत्तकों में सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो बनता है। जब थोड़ा सा तापमान थोड़ा सा बढ़ता है उस कंडीशन में स्पोर्स का निर्माण होता है और ये स्पोर्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं और हम देख रहे हैं डायग्राम में भी हमको दिखाई दे रहा है स्पोर्स जो है राउंडेड होते हैं, हरे पीले रंग के होते हैं। 28 टू 32 म्यू और 26 टू 43 म्यू एम व्यास के ये होते हैं। द उगोनियल एंड ऊस्पोर स्टेजेस अकर्स लेटर बिफोर हार्वेस्ट। ऊस्पोर्स के थिक एक्सोस्पोरियम पर इस एक्सोस्पोरियम पर कुछ बड़ी उठी हुई रेटिकुलेशंस भी जो है वो पाए जाते हैं। 1 या 2 वर्ष के रेस्टिंग पीरियड के बाद ये स्पोर जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन में सीधे जर्मिनेट करते हैं या एक से अधिक जर्म ट्यूब के द्वारा ये जर्मिनेट करते हैं, जो कि बाद में ब्रांच होकर के माइसीलियम बनाने का काम ये करते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन फैलाने का काम कोनिडिया और स्पोर्स के द्वारा जो है वो होता है। फिर इसका जो डिजीज़ साइकिल है ये जो अपना पाइथियम का है, पाइथियम जो है वो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होता है और इसके जो स्पोर होते हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट्स में उसके जो रेसिड्यूज होते हैं उनके भीतर में और सॉइल में काफ़ी समय तक ये पड़े रहते हैं और जब नेक्स्ट सीज़न आता है तब ये जर्मिनेट होकर के मटर के सीडलिंग्स में इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। फिर इसके अलावा ये डिजीज़ सीड बॉर्न भी हो सकता है और रोगग्रस्त पत्तियों में बने बीजों के साथ में ये खेतों में पहुंच सकता है और प्राइमरी इनोकुलम के रूप में ये खेतों में पहुंचता है। रोगग्रस्त फलियों के प्रोलिफेरेटेड जो टिश्यू हैं इनमें बने हुए स्पोर्स जो हैं वो रॉगिंग के समय में सीड कोट की सतह से चिपक जाते हैं और माइसीलियम भी जो है वो सीड कोट से चिपक जाता है और इस तरह स्पोर्स और जो फंगल माइसीलियम होते हैं ये प्राइमरी इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। ये पैथोजन अन्य दूसरे क्रॉप पर भी इन्फेक्शन फैला सकता है
अतः यह उन पौधों पर मल्टीप्लाई कर सकता है जिनके ऊपर में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने बीच में भी पाइथियम बोला था, पर्नोस्पोरा है। डिजीज़ का जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो कोनिडियम के द्वारा होता है, जो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और इंसेक्ट इत्यादि के द्वारा जो है वो होता है। और इन्फेक्टेड प्लांट से ये पर्नोस्पोरा पाइसी जो है वो हेल्दी प्लांट्स में पहुंच जाते हैं और मौसम के अंत में फसल की कटाई से पहले वो स्पोर बनते हैं, जो कि अंत में सॉइल में पहुंच जाते हैं और सॉइल में 1 से 2 वर्ष तक ये सरवाइव कर सकते हैं। इसके लिए फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट होता है कि मटर का जो डाउनी मिल्ड्यू है ये नम, ठंडे, आर्द्र और कोहरा युक्त मौसम में अधिक तेज़ी से फैलता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जबकि गर्म और शुष्क मौसम जो है वो इस रोग को कम करने का काम करता है। इस डिजीज़ का मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए जो खेतों में पड़े हुए क्रॉप के रेसिड्यूज वगैरह होते हैं उनको उखाड़ करके जला देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन जो है वो करना चाहिए, जिससे सॉइल में उपस्थित जो स्पोर्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका डिजीज़ का मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी सीड्स होते हैं उनको ही ग्रो करने के लिए हमको उपयोग में लाना चाहिए। और जैसे ही प्लांट में हमको इन्फेक्शन दिखाई देता है उसको उखाड़ करके जला देना चाहिए। और मटर के खेतों के आसपास में जितने भी वीड प्लांट्स होते हैं उनको भी हमें उखाड़ करके जला देना चाहिए। इसके अलावा केमिकल्स का उपयोग जो है वो करना चाहिए, जैसे कि एंडोफिल M45 या डायथेन Z78, ये दोनों फंगीसाइड्स होते हैं जिनका 2.0% घोल का उपयोग जो है वो 2 बार करना चाहिए। 15 से 21 दिन के इंटरवल पर छिड़काव जो है वो करना चाहिए। फिर जो फंगीसाइड्स रिडोमिल के 0.05 से 0.1% या 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर जल के घोल का छिड़काव करने से भी काफ़ी हद तक हम पर्नोस्पोरा से छुटकारा जो है या उसके संक्रमण से हम बचाव पौधों का कर सकते हैं। फिर मटर की रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे हंस है, DMR 11 है और पंतपी 8, 9, 653, JP 181, ये सब कुछ मटर की रेजिस्टेंस वैरायटी है, इनको ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि किस तरह से मटर के पौधों में पैथोजन का संक्रमण होता है और ये रस्ट और जो डाउनी मिल्ड्यू है ये सबसे ज़्यादा मटर के पौधे पर इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। इसलिए जब भी हमको मटर की पैदावार करनी होती है तो इन्फेक्शन से बचाते हुए हमको या डिजीज़ मैनेजमेंट के साथ में ही इस क्रॉप का कल्टीवेशन जो है वो करना चाहिए। फिर इसके अलावा भी मटर के पौधों पर कुछ इन्फेक्शन जो है वो पाए जाते हैं और इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो संक्रमण है वो है सीडलिंग ब्लाइट, जो कि पाइथियम के द्वारा होता है, फुट रॉट एंड ब्लाइट डिजीज़ एस्कोकिटा स्पीशीज़ के द्वारा, फुट लीफ स्पॉट जो है वो सर्कोस्पोरा क्रुएंटा के द्वारा होता है और मोज़ेक डिजीज़ भी जो है वो पीज में या मटर में हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि वायरस के द्वारा जो है वो होता है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, थोड़े थोड़े से शॉर्ट में हम इन चारों डिजीज़ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है सीडलिंग ब्लाइट ऑफ पी। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ब्लाइट डिजीज़ के कारण हमको पौधों में किस तरह के इन्फेक्शन जो है वो दिखाई दे रहे हैं और ये जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ भी इसको हम बोलते हैं। तो सीडलिंग ब्लाइट और डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस ऑफ पी कैन बी caused by several soil-borne fungi and fungus-like pathogen, including Pythium species, Rhizoctonia solani, and Phoma, etc. Disease symptoms are damping off can occur before
or after crop emergence. Pre-emergence damping off result in a brown, gelatinous rotting within the seed coat. Radicle and cotyledons may become brown and soft after germination, but fail to emerge. Patches of seedlings can be girdles and killed. Life cycle of the pathogen. Damping off is most often associated with soil conditions unfavorable for seed germination and emergence, such as cool soil temperature and excessive soil moisture. Pathogen associated with damping off are common soil inhabitants and can survive in soil as dormant resting structure. Management approaches are by cultural management practices, by host plant resistance and chemical management program. Second one, Ascochyta blight of pea. इसे हम फुट राइट या ब्लाइट डिजीज भी कहते हैं. Ascochyta blight of pea is caused by Ascomycetes fungus. This fungus has an anamorphic stage and a teleomorphic stages. Ascochyta fungal pathogens are heterothallic, meaning they require two compatible hyphal strands to form their sexual stage. Pycnidia of Ascochyta species can overwinter in soil, seed or infected plant debris. They released pycniospores that come into contact with host tissue and germinate as the primary inoculum, penetrating through stomatal opening in the spring, and lesions soon become visible on the leaves. The fungal hyphae grows and produces pear-shaped pycnidia, eventually releasing pycnidiospores. These are considered the secondary inoculum. Compatible hyphae may also fuse to form dikaryotic mycelium. These can also overwintering in infected plant debris and release their ascospores in the spring to infect new host as primary inoculum. Ascochyta species are host specific. So ये इसका इन डिजीज़ के सिम्टम्स थे. डिजीज़ मैनेजमेंट इसका भी करना जो है वो ज़रूरी होता है, जिसमें हम क्रॉप रोटेशन, स्टेबल मैनेजमेंट, वैरायटी सिलेक्शन, एग्रोनॉमिक्स, सीड क्वालिटी के द्वारा, सीड ट्रीटमेंट के द्वारा, स्कॉटिंग एंड फोलियर फंगीसाइड्स के उपयोग के द्वारा हम डिजीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं. इस डिजीज़ का इम्पोर्टेंस जो है, एस्कोकीटा डिजीज़ विच इज़ फाउंड इन ऑल पीस ग्रोइंग रीजन्स. द एवरेज yield loss in an infected pea crop can range from 10 to 50% depending on environmental conditions that may either promote or hinder the diseases. Next, leaf spot of pea caused by Cercospora cruenta. Cercospora leaf spot of peas are small, lighter colored area, almost yellow. Later they become bronze to dark grey, roughly circular. Chlorotic spots on upper surface of leaves, masses of spores on lacens which resemble black mats on lower leaf surface, and necrotic spots on leaves. Disease cycle of Cercospora cruenta. The fungus survive between crops and seeds and in crop debris. It may also survive as legume weeds. Sometimes the spots are limited by the vein. Infected leaves yellow and fall
prematurely. Spreading is by spore blown in the wind and splashed in rain. The disease is worse during cool times with a temperature of 20 to 25 degree Celsius. Management and control: grow resistant variety, intercropping by planting alternate rows of pea and another suitable non-legume species such as maize and sorghum. Use clean seeds before planting. After harvest, collect and burn the trash after harvest. By chemical control, spray Mancozeb. Next disease is pea seed-borne mosaic virus. Disease symptoms are infection in field pea causes pale stunted plants. Pea plants are infected by aphids. Leaf symptoms include faint mottle and downwards rolling, and affected plants show mild stunting. Severe defects in seed include necrotic rings and line patterns on the seed coat. Sources of virus: seed-borne infection is the main way the disease is spread from paddock to paddock and from farm to farm. Sowing infected seed produces infected plants scattered at within the crop. Aphids then pick up the virus from these infected plants and spread it to healthy plants. And aphid vectors are virus is spread by many aphids, many aphid species including the green peach by Myzus persicii, cowpea by Aphis crassivora, and in pea by Acyrthocyphron pisum. ये सारे aphids हैं and aphids pick up the virus within 1 to 2 seconds while probing an infected plants and then transmit the virus within 1 to 2 seconds to healthy plant. Yield losses: plants infected early become stunted and produce fewer seed pods, resulting in a high potential for yield loss. Disease management of mosaic virus is sow healthy seeds, target early canopy development, retain stubble, avoid potential virus sources, grow resistance variety, avoid sowing high quality seed crops in high risk aphid prone region and spraying insecticides. तो इस तरह से मटर में हमने देखा कि किस तरह से पैथोजन का या कॉजल ऑर्गेनिजम्स का संक्रमण जो है वो होता है और इसको हमने शॉर्ट में जो है वो देखा है। तो जब भी हमको मटर को हमको मीन्स एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ कि जब भी मटर को जब बोया जाता है तो प्रॉपर डिजीज़ मैनेजमेंट के साथ में ग्रो करने से हम इन सब बीमारियों से या इन सब संक्रमण से मटर को या मटर के पौधों को बचा सकते हैं। आशा है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।